एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में मैं चर्चा करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 10 भूगोल चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन में उपयोग के अंतर्गत प्रथम टॉपिक है भारत भूमि उमलोग। तो इस चैप्टर से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सारे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा, सो प्लीज आप सभी इस क्लास को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न पूछ रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो जिसका एक बार उपयोग कर ले उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वैसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से पुनः प्रतियोग्य संसाधन हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा मान लीजिए हमने प्राप्त किया, इसका खत्म कर लिया तो हम फिर से क्या कर सकते हैं? पूर्ति कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे पुनः प्रतियोग्य संसाधन कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर क्षेत्र तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध होता है संसाधन के अनियोजित विध्वंस से। क्या होता है? संसाधन के अनियोजित विध्वंस से। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक। क्या हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक। लघु उत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रथम प्रश्न कह रहा है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न को कई तरीकों से पूछा जाता है। संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन क्या है? इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछेंगे। आंसर देखिए, कह रहा है उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, यानी हमारे उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते, तो वहीं दूसरी ओर वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव आदि मानवीय जीवन को सुखमय बनाते हैं। देखिए इस आंसर को समझते हैं। आंसर क्या कह रहा है कि हमारे उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? तो संसाधन, यानी हम जिस भी वस्तुओं का उपयोग करते वो हमारे लिए संसाधन है। जिस वस्तु का उपयोग हम नहीं करते वो हमारे लिए संसाधन नहीं। जैसे हम कार का उपयोग करते तो कार हमारे लिए क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। क्या आप कार का उपयोग करते नहीं करते तो क्या कार आपके लिए संसाधन होगा? नहीं होगा। आप साइकिल का उपयोग करते हो तो साइकिल आपके लिए संसाधन है। तो हमारे उपयोग में, यानी हमारे उपयोग में जितनी भी चीज, हम जिस भी चीजों का उपयोग करेंगे, जिस भी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, वो सब चीज क्या हो जाएगा? हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। संसाधन में दो कंडीशन को याद रखना है। प्रथम कंडीशन है कि आर्थिक दृष्टि से संभव हो। क्या हो? आर्थिक दृष्टि से संभव। जैसे मैं बताया कि कार खरीदना है, यानी कार हम चलाते तो कार हमारे लिए संभव है, तो कार हमारे लिए क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। और कार आप नहीं चला सकते तो क्या कार आपके लिए संसाधन होगा? नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है सामाजिक दृष्टि से मान्य होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से मान्य होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से मान्य का मतलब क्या है? कि वो हमारे लिए मान्य होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि यूं कहे तो सामुदायिक दृष्टि से मान्य होना चाहिए। जैसे होली त्योहार है, होली त्योहार कौन मनाता है? तो हिंदू धर्म के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो मनाते हैं। वो ईद त्योहार कौन मनाते हैं? मुस्लिम धर्म के जितने भी व्यक्ति वो ईद त्योहार मनाते हैं। तो क्या हिंदू धर्म ईद त्योहार मना सकते? तो नहीं मना सकते, क्योंकि उनका जो समाज, उनका जो समुदाय है वो मना करता है। इसी प्रकार से क्या मुस्लिम धर्म क्या होली त्योहार मना सकते? तो नहीं मना सकते। इसीलिए संसाधन की परिभाषा में कहा जाता है कि संसाधन उसे हम कहेंगे जो हमारे आर्थिक दृष्टि से संभव हो तथा सामाजिक दृष्टि से मान्य हो। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी संभावी संसाधन किसे कहते हैं तथा संचित को संसाधन किसे कहते हैं, इसमें कह रहा अंतर स्पष्ट करने के प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। इस प्रश्न में आंसर छुपा हुआ है। मतलब क्या कि संभावी संसाधन में वह संसाधन हमारे लिए संभव है, संचित को संसाधन में तो वह संसाधन हमारे पास उपलब्ध है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, भविष्य में उसका उपयोग करेंगे। तो संभावी संसाधन किसे कहेंगे? तो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद वैसे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है किंतु जिसके उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जैसे हिमालय प्रदेश का खनिज, जिनका उत्खनन अधिक गहराइयों में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। यानी हिमालय क्षेत्र में जो खनिज पाए जाते हैं हम इसका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इसके उत्खनन में हमें काफी ज्यादा खर्च लग जाएंगे, उतना तकनीकी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। लेकिन यह संसाधन हमारे लिए है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हिमालय में क्या पाया जाता है? तो संसाधन पाया जाता है और खनिज संसाधन पाया जाता है। तो संभावी संसाधन ऐसे ही संसाधन को क्या कहेंगे? तो संभावी संसाधन। संचित को संसाधन किसे कहेंगे? तो भंडार संसाधन के वैसे भाग जिसके उपलब्ध तकनीकी के आधार पे प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी जो उपलब्ध तकनीकी है इसके आधार पे हम इसके प्रयोग में ला सकते हैं, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ में नहीं हुआ, यानी अभी हम इसका उपयोग बहुत कम कर रहे हैं या यूं कहे तो नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए नदी जल, नदी जल से जिससे भविष्य में हम जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, यानी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जल से हम क्या कर सकते हैं? तो विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसका अत्यंत सीमित, यानी वर्तमान में हम इसका बहुत कम उपयोग कर रहे हैं। तो यह संसाधन भी है, इसके लिए तकनीक भी उपलब्ध है,
इसका जब चाहे हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे, संचित कोष संसाधन कहेंगे या भंडार संसाधन कहेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न अब क्या कह रहा है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को कैसे लिखेंगे, इस प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। पृथ्वी पे कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार प्रयुक्त होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। विकास को सतत रूप में रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना आवश्यक है। इसी प्रकार कई ऐसे संसाधन हैं जिनके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण उपयोग बेरोजगारी व गरीबी को बढ़ाकर समाज में असमानता लाते हैं, तब संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। अब इस आंसर को समझते हैं। क्या कह रहा है, संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज पृथ्वी से जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या अनवीकरणीय संसाधन है और इसका हम अनियोजित ढंग से प्रयोग करके, अविवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके हम क्या करें, इसे खत्म कर रहे हैं। तो यह खत्म हो जाएगा तो इसको लाने में क्या है, लाखों वर्ष लग जाएंगे और लाखों वर्ष लग जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अभी आप मोटरसाइकिल पर चलते हैं, पेट्रोल डलाकर अच्छा खासा चल लेते हैं, जब हमारे बेटा आएंगे उसके पास पेट्रोल नहीं रहेगा तो वो मोटरसाइकिल कैसे चलाएगा, चलेगा उससे मोटरसाइकिल नहीं ना चलेगा, तो हमको गरियाएगा कि नहीं, तो गरियाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, संसाधन का उपयोग हमें नियोजित तथा विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का उपयोग कर सके, ठीक है। तो यही इसका होगा। और संसाधन का जैसे ही अनियोजित ढंग से प्रयोग करते हो तो कभी बेरोजगारी भी आता है, गरीबी भी बढ़ता है, इसलिए हमें संसाधन का अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। यानी संसाधन निर्माण में तकनीक, जो मशीन, कल कारखाने होते हैं, इन सब का क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे। आज के वैज्ञानिक जमाने में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। आज के वैज्ञानिक जमाना है और सही बात है कि तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर तकनीक नहीं रहता तो क्या आप मोबाइल से जो वीडियो देख रहे हैं देख पाते, नहीं देख पाते। हम क्या मोबाइल से वीडियो बनाकर आपके पास उपलब्ध करवा रहे हैं, क्या यह हो पाता, तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो तकनीक का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पे प्राकृतिक संसाधनों से रहित राष्ट्र भी विकास राष्ट्रों की अगली पंक्ति में बैठ जाता है। यानी अगर तकनीक हमारे पास बेहतर है तो राष्ट्र हमारा अल्प विकसित है तो यह विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में चला जाता है, पंक्ति में बैठ जाता है। जैसे देख लीजिए आज अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब बहुत विकसित देश बन चुका है, इतना विकसित बन चुका है। यहाँ पे जाइएगा तो देखकर आप अचंभ रह जाइएगा। तो आगे देखिए कह रहा उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन से विभिन्न इस देश ने तकनीक का विकास एवं उसका विवेकपूर्ण उपयोग कर स्वयं विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर लिया। इस प्रकार संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका स्वतः सिद्ध होती है। जैसे देखिए जापान भी ना हमारा देश के बाद आजाद हुआ और आज वो कहे ना बहुत विकसित देश के श्रेणी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने तकनीक पे सबसे ज्यादा काम किया, वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। वैज्ञानिक अगर तरह तरह की चीज बनाते थे तो उनको बढ़ावा देकर अपने देश को तरक्की की ओर ले गया। विवेकपूर्ण संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग किया, तब जाकर वह देश क्या है आज बहुत ज्यादा विकसित देश के श्रेणी में आ चुका है। तो तकनीक का उपयोग हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर संसाधन निर्माण करना है तो तकनीक हमारे पास रहना चाहिए। जैसे हिमालय में जितने भी संसाधन पाए जा रहे, खनिज संसाधन पाए जा रहे, उसका हम उपयोग नहीं कर रहे। संसाधन तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उस प्रकार का तकनीक हमारे पास अभी उपलब्ध ही नहीं। तकनीक होगा तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया। जैसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रथम प्रश्न पूछा हुआ है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। साथ में दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है हमसे। दूसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ है, यहीं पे प्रश्न दिया हुआ है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है जिसमें से आपको अगर याद करने की बात करें तो आपको अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं तथा सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन, इन तीनों को देख लेना है अच्छे से। पहला प्रश्न जो है दीर्घोत्तरीय का, यह काफी एमबीबीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर है ना आपको हर हाल में याद कर लेना है। साथ में जितने भी आपको 2 नंबर वाले प्रश्न बताए इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे आ जाना है। टेलीग्राम पे आने के बाद आपको सर्च करना है बीएसबी कैरियर सर्च करेंगे, आपके पास यह चैनल दिख जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि यहीं पे आपका पीडीएफ मिलेगा और साथ में आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इंडियन कैरियर ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि इंडियन कैरियर
मेरे ग्रुप में आपका एवरीडे क्यूज होता है, तो क्यूज खेलना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए, लेकिन इसको तो हर हाल में ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहीं पे आपको सारा का सारा PDF दिया जाता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।